Hello bachon, very good morning to all of you. Hi boys and girls, how are you guys? I hope all you have enjoyed the last two lectures of JEE, right? Last two lectures of JEE 2022 final shots. I hope all of you are enjoying and solving the questions, right? और आपने अपनी जेई के लिए जो भी प्लानिंग की हुई है उसका जो फाइनल रिवीजन है जिसमें हमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं और उन क्वेश्चन से हमें सीखना भी है, राइट? आई होप आप सभी लोग सीख रहे होंगे और सीखने में आप एंजॉय भी कर रहे होंगे, मजा आ रहा होगा। अगर आपने सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ा है या ये जो 11 के चैप्टर हैं इनको पढ़े हुए आपको काफी दिन हो गए, बहुत दिन से आपने रिवाइज भी नहीं किया हुआ है, तो यहां पर आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। सो आई बिलीव दैट you all are ready with your copy and pen, notebook, and obviously the presence, right? So mentally you should be present here, you should concentrate on the session. आप अगर concentrate करेंगे, ध्यान से हर एक बात को सुनेंगे तो आपको हर एक पॉइंट समझ में आएंगे और बहुत सारे हर एक क्वेश्चन में कम से कम 2 से 3 नए पॉइंट आपको जानने को मिलेंगे जो हो सकता है आपको पता हो लेकिन आपने उनको ध्यान नहीं दिया हो, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। So I hope you all are enjoying and you all are ready to enjoy. So let's get started without wasting the time. And here is the question number 1 of your chapter. Now we have started projectile motion and this is the part number 1. As you know, we are already covering all the chapters with 2 parts, right? हम सभी लोग जो भी आपने अभी तक के 2 सेशन देखे हैं, ये वैसे इस जेई का 3rd सेशन है। पिछले 2 सेशन में हम लोग ने मोशन इन 1D या 1 डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन मोशन के 2 पार्ट किए थे। अगर आपने नहीं किए हैं तो उनको जाके देख लीजिएगा और उनके सॉल्यूशन की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी मैंने पिन कर दी है, वहां से भी आपको दिख सकता है, राइट? तो यहां पर इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो भी मैं आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके डिस्क्रिप्शन में गूगल लिंक दे दूंगा या उस पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, जहां से आपको उसकी पीडीएफ यानी उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप उसको अच्छे से सॉल्व करके देखिएगा। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास हैं। पहला क्वेश्चन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का आ गया है। आपको बहुत ध्यान से और फास्टेस्ट वे में सॉल्व करना है, कोशिश करना है कि 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाए। चलिए देखते हैं। A ball is projected from the top of a tower with a velocity of 5 meter per second at an angle 53 degree to the horizontal speed when it is at height of 0.45 meter. ये 4.5 मीटर में हाइट दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहां से आपको पूछा है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उसकी स्पीड क्या होगी। तो आपको यह बात पता है कि हॉरिजॉन्टल जो भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। इसी चीज का यहां पर यूज करेंगे और थोड़ी सी चीजें और यूज करेंगे। अभी जो आपसे कहा गया है कि किसी टावर की हाइट से, टॉप से, ये एक टावर मान लेते हैं, इसके टॉप से इसको प्रोजेक्ट किया जाता है। प्रोजेक्शन की वेलोसिटी यहां पे बनाते हैं, मान लीजिए u है और u की वैल्यू आपको यहां दी हुई है। ध्यान से देखिएगा। चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि ये मिक्स हुआ जा रहा है। अगर यहां पे देखा जाए ये 5 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी वेलोसिटी आपको दी है 5 मीटर पर सेकेंड। बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखते जाइएगा। डायग्राम बनाना बहुत लाजमी होता है, जरूरी होता है। अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो बच्चों जेई का आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां से जो एंगल दिया गया है, ध्यान से, पहली चीज के आपके गलती होने के चांसेस होते हैं कि वो एंगल हॉरिजॉन्टल से आप अक्सर लेते हैं क्योंकि आपको आदत होती है, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा ही दिया जाता है। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में उसने वर्टिकल से दिया हो। देखें इस क्वेश्चन में क्या है। यहां पर इत्तेफाक की बात है कि आप बच गए हैं उस गलती से, क्योंकि 53 विद द हॉरिजॉन्टल कहा गया है तो हम यहां पर 53 डिग्री लिखेंगे। अब इसके हॉरिजॉन्टल और कंपोनेंट वर्टिकल करेंगे। इसका ये जो कंपोनेंट आएगा वो आपको पता होना चाहिए 5 cos 53, 5 cos 53। ध्यान से सुनिएगा, 5 cos 53, cos 53 की वैल्यू होती है 3/5। यहां से 5 और 5 कट जाएगा, इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल 3, जो कि चेंज होने वाला नहीं है। और अगर आपको याद हो कि अगर 5 है, एक कंपोनेंट 3 है, तो दूसरा अपने आप 4 होता है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की होगी तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, आपको डायरेक्ट याद होती, नहीं भी याद है तो फिर से मैं बता देता हूं कि इसका जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा बच्चों 5 sin 53। sin 53 की वैल्यू होती है 4/5, 5 कैंसिल होगा, ये वाला कंपोनेंट आ गया 4। हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होना है, वर्टिकल चेंज होना है। वर्टिकल चेंज कहां पर, आपको वेलोसिटी निकालनी है 0.45 मीटर पे, यानी हो सकता है ये यहां से ऊपर जाए और ये इस हाइट से
यहां से कितनी हाइट पे हो, 0.45 मीटर की हाइट पे हो, तो यहां पर हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट मान लेते हैं Vy। अब Vy कैसे निकलेगा, आप इक्वेशन देख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो यहां से ध्यान से देख लीजिए, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, Vy स्क्वायर होगा, u स्क्वायर को देखा जाए तो यहां पर कितना होता है, वर्टिकल कंपोनेंट। जब हम वर्टिकल की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल को भूल जाएंगे, हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो वर्टिकल को भूल जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर दिया हुआ है आपको 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 16। बॉल को ऊपर फेंका गया, ग्रेविटी नीचे है तो यहां पर लगेगा माइनस, ये हो जाएगा 2, g की वैल्यू एक्सीलरेशन है g, तो इसको रखा गया 10 और यहां पर आपने देखा s को रखा 0.45। ध्यान रखेंगे 0.45, राइट। तो देखो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 होगा, 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, 16 में से 9 तेजी से करना है, 16 में से 9 जाएगा तो Vy स्क्वायर यहां पर जो कंपोनेंट आ जाएगा 16 माइनस 9। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये आ गया होगा 7। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका ऐसा रहेगा, जहां पर 3 था वहां पर 3 रहेगा। इसको आप कह सकते हैं Vx, हॉरिजॉन्टल फाइनल कंपोनेंट, राइट। नाउ अब आपसे पूछी गई है स्पीड, तो स्पीड के लिए आपको पता है नेट स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट Vy स्क्वायर प्लस ऑफ Vx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां आपने रूट किया, Vy का स्क्वायर है 7 प्लस Vx का स्क्वायर यहां पर आपको मिल गया कितना, 3। नहीं कुछ गड़बड़ है, ये ux है 3, तो ये कितना मिलेगा बच्चों, 9, राइट। तो ये हो जाएगा 7 और 9 अंडर रूट 16 और आपको पता है रूट 16 होता है 4 मीटर पर सेकेंड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया सी। तो इसका सही ऑप्शन है सी। आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरह से और किस अप्रोच से करना है, राइट। अप्रोच भी बहुत ध्यान रखिएगा, हो सकता है आप में से बहुत लोग इस क्वेश्चन को किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करें, लेकिन जो फास्टेस्ट वे होगा जिसमें हम तेजी से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, ये आपको यहां पर मिलेगा, राइट। तो चलिए, आपको मजा आया होगा इस क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। बहुत ध्यान से करिएगा, कोशिश करिएगा कि वो 1.5 मिनट में आपसे, यानी कि 90 सेकंड में आपसे सॉल्व हो जाए। वीडियो को पास कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा सॉल्व करने की, नहीं हो पाए फिर उसका सॉल्यूशन देखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी हियर। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इन प्रोजेक्टाइल, यहां पे इज की जगह इन आना चाहिए, इन प्रोजेक्टाइल मोशन बिटवीन इट्स स्टार्टिंग पॉइंट and the highest point of trajectory, highest point of trajectory u और angle of projection horizontal से थीटा दिया गया है, राइट। तो यहां पे इसका डायग्राम बन नहीं पाएगा, मैं डायग्राम बनाने के लिए इसको एक दूसरे पॉइंट पे लेता हूं, इस पेज पे लेता हूं। यहां से आपसे कहा गया है कि इस तरह से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, बॉल की वेलोसिटी यहां से u ली गई है और ऐसे फेंका गया है, ये इसकी हाईएस्ट पॉइंट होगा, इसको हम H मैक्स कहेंगे, ये H मैक्स होगा और इस वक्त इसकी जो यहां से रेंज होगी, ये रेंज का हाफ होगा। आपसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी, कहां से कहां तक की एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की। अगर आपको याद हो डायरेक्टली तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको मैं बता देता हूं। यहां से बहुत ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा गया है इनिशियल से फाइनल मैक्सिमम हाइट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपको पहले चाहिए होगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, पाइथागोरस से अंडर रूट ऑफ r/2 का होल स्क्वायर और प्लस यहां पर आपको मिल रहा है h मैक्स का होल स्क्वायर। h मैक्स क्या होता है, ध्यान से नोट करिए, आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। अगर इसकी वेलोसिटी है u, तो ये होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ g। u स्क्वायर बाय 2g या u y स्क्वायर बाय 2g होता है, y कंपोनेंट यहां पर u साइन थीटा होगा, ये आ गया आपके पास। उसके बाद r/2 लिखना है। अब जो r की वैल्यू होती है वो होती है, देखिए u स्क्वायर और साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को जानबूझ के मैं, क्योंकि आपको सॉल्व करना है इसलिए साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख रहा हूं, इसको मैंने जानबूझ के 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है डिवाइडेड बाय g। और आपको कैलकुलेट क्या करना था प्यारे बच्चों, आपको कैलकुलेट करना था r/2, तो आपने यहां से r/2 किया, यहां से आपने r/2 किया, 2 और 2 ये कैंसिल हो गया, u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई g बचा। अब इस वैल्यू को हम यहां रखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, रूट
r/2 का होल स्क्वायर, यानी ये u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर। स्क्वायर किया गया है, ध्यान रखिएगा इस बात का। फिर h मैक्स का स्क्वायर है, h मैक्स का स्क्वायर है, फिर से u की पावर 4, और यहां आप देखेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय यहां आ जाएगा 4, और ये हो गया है जी स्क्वायर। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ मैं वैल्यू यहां से उठा के यहां रख रहा हूं। अलग पेज पे इसलिए लिखा है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है। अब देखिए, जो हम d को यहां से कैलकुलेट करेंगे तो मैंने u की पावर 4 बाहर लिया तो वो u स्क्वायर बनाएगा, साइन स्क्वायर बाहर लिया तो वो सिर्फ साइन थीटा बचाएगा, जी स्क्वायर बाहर लिया तो सिर्फ जी बचेगा। अंदर देख लीजिए क्या बचेगा, आपने u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा जी स्क्वायर बाहर लिया था, यहां बचा है कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस यहां पे आपके पास है साइन स्क्वायर आपने बाहर ले लिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, बहुत ध्यान से देखिए, जी स्क्वायर बाहर चला था 4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कॉपी में करते रहिएगा बच्चों, है ना। बहुत ही सिंपल सा, आसान सा, मजेदार क्वेश्चन है और सारी चीजें हमको दिख रही हैं। तो चलो आगे लिखते हैं भाई। आधी चीजें तो सॉल्व हो गई हैं। d इज इक्वल टू, इट विल बी लाइक सेम, u साइन थीटा में कहीं कोई चेंज नहीं, g को एज इट इज रखा गया। यहां पर मैं 4 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, तो उससे मैं क्या कर रहा हूं, 4 कॉस स्क्वायर में 3 कॉस स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहने दे रहा हूं, और एक कॉस स्क्वायर थीटा इस साइन स्क्वायर थीटा के साथ मिलके 1 बनेगा, और ये टोटल डिवाइडेड बाय 4 बन जाएगा। आई होप आपने समझ लिया होगा ये, राइट। अभी हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, राइट। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने पास होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, और टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन में डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालने वाले हैं, जो टाइम होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो आसानी से आ जाएगा। चलिए, d इज इक्वल टू, ध्यान दें, u स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय, इसको बाहर लेंगे तो 2 होगा, इसको एज इट इज g रखा है, और यहां पर आपके पास आया है, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ओके, नो इश्यूज एट ऑल, सबको समझ में आ रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा यहां पर 3 कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई है। एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम करना है, तो यहां से यहां तक का जो टाइम होगा वो हाफ ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाई जी, तो यहां पर ये जो टाइम यहां से यहां तक लगा है, it would be u sin theta divided by g, और इसको आप यहां से बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे बिना किसी परेशानी के, u sin theta by g। Is it clear? Any issue with that? Right, अब अगर हम इसको एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए t से डिवाइड करेंगे तो t पे क्या है, u sin थीटा बाई g, तो यहां से u sin थीटा u कैंसिल होगा, एक u बचेगा, साइन थीटा कैंसिल होगा, g कैंसिल होगा, आपको जो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, मैं बहुत छोटा सा लिख रहा हूं, यहां मिलेगा सिर्फ u बाई 2, है ना। तो जो u एवरेज मिली है वो मिला है u बाई 2, और रूट में बचा था 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और आई होप इसमें आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं दिख रही है। एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, दैट्स ग्रेट, सो नाइस ऑफ यू। चलिए यहां से देखते हैं, यू एवरेज की वैल्यू निकल गई है, कैलकुलेशन देख लिया है, आपको आंसर भी दिख गया होगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज B, right? The Bombay B would be the correct answer. U by 2 under root 1 plus 3 cos square theta. Is it clear to all of you? That's great. चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपने अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। Find the time of flight of a projectile thrown horizontally with speed 50 meter per second from a long inclined plane, right? Inclined plane के ऊपर
किस तरह से हमें निकालना है। वैसे तो फॉर्मूले से निकालते हैं, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद हो तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले से और आसान तरीका है कि अगर हम उसको लॉजिकली सॉल्व करके देखें तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। लॉन्ग इंक्लाइन प्लेन विच मेक्स एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, थीटा इज इक्वल टू 45 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, और फेंका कैसे गया है, हॉरिजॉन्टली। तो चलिए पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पे ये एंगल 45 दिया हुआ है और इससे हॉरिजॉन्टल। तो कलर चेंज कर लिया जाए अगर, अरे भाई उधर क्यों भाग गया, यस इधर आ गया है, और यहां से मैं कलर चेंज करके आपको देखता हूं। यहां से इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल फेंका गया और हॉरिजॉन्टल उसकी वेलोसिटी कितनी है यहां दिया गया है, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। अब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बिल्कुल अलग कर देंगे, देखना कितना आसान हो जाएगा। जुगाड़ क्या मतलब, टेक्निक से है, लॉजिकली हम लोग उसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से बेटर वे में, राइट। तो अभी क्या किया कि ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, तो हमने इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लिए अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। दोनों में साइन 45 आएगा या कॉस 45 आएगा, 1/√2 होती है, 50 इंटू 1/√2 हो जाएगा 25√2, तो इधर आ जाएगा 25√2 मीटर पर सेकेंड, और इधर वेलोसिटी हो जाएगी 25√2 मीटर पर सेकेंड, ये इस डायरेक्शन में। अब आपसे पूछा क्या गया है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, आपसे पूछा गया है फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत ही आसान है, अगर हम सिर्फ इस डायरेक्शन को देखें, मान लीजिए हमारी वर्टिकल डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ ये है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब अगर इसी डायरेक्शन में हमने देखा कि वेलोसिटी है वो है uy इज इक्वल टू 25√2 मीटर पर सेकेंड, और इसी डायरेक्शन में आप ग्रेविटी का कंपोनेंट देखो कितना होगा, तो वो ग्रेविटी का कंपोनेंट होगा g cos 45, और जैसे ही g cos 45 होगा आपको g की वैल्यू 10 और ये 1/√2, तो g का कंपोनेंट आ जाएगा 5√2। अभी आप अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें तो वो होता है ट्वाइस ऑफ uy बाय g, तो g की जगह gy, ये रखा 2, uy की वैल्यू रखी 25√2 और g की वैल्यू रखी 5√2। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, दिख रही होंगी। इज दैट क्लियर? सो नाइस ऑफ यू। चलिए वैल्यू रखिए, देखिए आंसर क्या मिलता है। यहां से √2 से √2 कैंसिल, 5 से ये 5 हुआ। टाइम ऑफ फ्लाइट अपने को एक झटके में मिल गया 10 सेकेंड, राइट। अगर आप 10 सेकेंड, वैसे आपके पास फॉर्मूला भी था, आप वैसे भी कर सकते थे, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g cos अल्फा, या 2u sin बीटा, जैसे भी आपने याद रखा हो वैसे भी आ जाएगा। अब इसका 10 सेकेंड आ रहा है और वो 10 सेकेंड यहां कहीं नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर डी। इज दैट क्लियर टू ऑल? दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस। चलिए करते रहिएगा, सॉल्व भी करते रहिएगा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन तेजी से करिए, 1.5 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करें। पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, देयर इज अ विंड ब्लोइंग ड्यू टू विच हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन भी मिल गया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही प्यारा सा मस्त सा क्वेश्चन है। जैसे आपने डायग्राम बनाया, कहा गया है इसको यहां से हम ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं, और ये 20 मीटर की हाइट है, ड्रॉप किया जा रहा है, यानी u0 है, यानी इसको यहां पहुंचने में टाइम लगता, वो टाइम होता √t इज इक्वल टू 2h/g। अगर आपको याद हो तो 2g की वैल्यू, h की वैल्यू हम यहां रखेंगे 20 और g की वैल्यू आपको दी हुई है 10, तो ये आ जाता है 10 इंटू 2, 2 इंटू 2, 4, √ करेंगे तो टाइम लगेगा इसको नीचे गिरने में 2 सेकेंड, राइट। अगर नीचे गिरने में टाइम 2 सेकेंड लग रहा है, लेकिन फिर उसको हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन भी मिल रहा है, इस डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन है, और उस हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन की वैल्यू a इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में ux था वो भी 0 था,
राइट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी जीरो थी, तो अब कितना डिस्प्लेस जाएगा, फॉर्मूला हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, लेकिन इस डायरेक्शन में x है तो हम यहां x रखेंगे, यहां x रखेंगे, यहां x रखेंगे, सारी चीजें अलोंग द x डायरेक्शन। अब अगर हमें sx निकालना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना, u तो जीरो था, 1/2, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है 6, t निकाला था आपने 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर किया तो यहां 4, तो आपको यहां से आंसर मिलता है 12 मीटर। तो आई होप आप ढूंढ लेंगे 12 मीटर। यस, हियर इज द करेक्ट आंसर, आंसर सी। इज दैट ओके टू ऑल? समझ आ रहा है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन की हेल्प से आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, देखिएगा आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा, पीडीएफ होगी, इसी को मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी आपने देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद अ स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल स्पीड व्हेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है, जब इसका हॉरिजॉन्टल से अल्फा रह जाता है, कह रहा है शुरुआत में हमने इसको प्रोजेक्ट तो कर दिया है u वेलोसिटी से और थीटा एंगल पर, और कभी जाके यहां कहीं पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, लेकिन इसका एंगल जब अल्फा होता है, बताइए इस v की वैल्यू क्या होगी। तो आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये अंडरस्टूड है कि ये रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है या नेग्लेक्टेड है, और हमने उसको एज्यूम किया है कि वो जीरो है। अगर ऐसा है तो जब यहां पर जैसे ही आप जाके इसको इक्वेट करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वेट करते ही आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वुड बी u cos theta and the final at this position it would be v cos alpha. So as per the logic, horizontal velocity must be constant, so what you can say, v cos alpha is equal to u cos theta. So v is equal to u cos theta divided by cos alpha, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो एक स्टेप और, u cos थीटा, इसको आप लिख सकते हैं sec अल्फा, और इस तरह से you got the correct answer as u cos theta sec alpha. Yes, again we have the correct answer as C. Is it clear to all of you? Great. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी एट राइट एंगल to the slope which is inclined at an angle theta with the horizontal expression for the range. Again फॉर्मूला हमारे पास है u स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, लेकिन यहां पर हम लोग उस फॉर्मूले पर बिल्कुल पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि अल्फा बीटा कभी भूल जाते हैं और कभी इसकी वैल्यू अलग दी जाती है। इसलिए अगेन वी विल सॉल्व इट विद द लॉजिक, लॉजिक से सॉल्व करते हैं। प्रोजेक्टाइल को फायर्ड किया गया है राइट एंगल टू द स्लोप, तो एक स्लोप हॉरिजॉन्टल से विच इज इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और यहां से इसको आपने ऐसे परपेंडिकुलर यानी कि यहां से 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर दिया है। प्रोजेक्शन की वेलोसिटी है v। क्लियर? तो अगर हम अपने मोशन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन अगर देखें, तो हम इसको आसानी से, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अपना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किधर है। ध्यान रखिए, अभी अपना हॉरिजॉन्टल इधर है और इधर ux 0 है और uy अपना v है। अब g की बात करें, वैसे तो ग्रेविटी वर्टिकल होती है, लेकिन हम इसके कंपोनेंट लेंगे तो जी वाई की वैल्यू, अगर ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये हो जाएगा जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में देखेंगे तो इधर ये कंपोनेंट आएगा, इसको कहा जाएगा जी एक्स और ये कहलाएगा जी साइन थीटा। आई होप देयर इज नो इश्यूज एट ऑल। सबको समझ में आ रहा है? चलिए अभी आपको एक चीज निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका होता है 2u/g, तो ट्वाइस ऑफ u वर्टिकल पे डिपेंड करता है, वो हो गया है v,
और डिवाइडेड बाय होता है g, और g कौन सा, वर्टिकल वाला। वर्टिकल जो हमने लिया है वो ये है, तो आप यहां इसे g cos थीटा ऐसा कर सकते हैं। ये आपके पास t की वैल्यू हो गई। इसी t में, इस टाइम t में उसको हॉरिजॉन्टल आगे यानी इस डायरेक्शन में कौन ले जाएगा, क्योंकि u 0 है, ये ले जाएगा। फॉर्मूला आएगा s इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर। तो अभी आपको देखना है तो आप कहेंगे sx, ux 0 था, कर देंगे 0, 1/2a एक्सीलरेशन जो कि x डायरेक्शन में है, जो आपको यहां दिख रहा है, इसको आप कहेंगे g साइन थीटा, तो ये आपको g साइन थीटा दिखा। इधर है t स्क्वायर। अब यहां थोड़ा सा आपको दिमाग से खेलना है, सोचना है कि टी स्क्वायर, यहां पर आपको टी स्क्वायर एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है, राइट? तो आप टी स्क्वायर की वैल्यू यहां पे इसके हिसाब से रख लेंगे, तो टी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? आई होप बात आपको समझ में आ रही है। अब यहां से सॉल्व करने हैं, सो लेट मी चेंज द कलर, तो क्या आप समझ में आए कि जी स्क्वायर इस जी से कैंसिल होगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, साइन थीटा कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आपके पास जो रेंज एक्स डायरेक्शन में मिलेगी उसका फॉर्मूला देखिए क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। एक साइन इस कॉस के साथ बनाएगा साइन बाई कॉस 10, और 1 अपॉन कॉस ये बनाएगा आपका सेक थीटा, और इस तरह से आपको एस एक्स की वैल्यू 2v स्क्वायर टेन थीटा सेक थीटा, और इत्तेफाक से फिर से करेक्ट आंसर हमको सी मिल गया, राइट? तो आई होप आपने वो लॉजिक देखा, अप्रोच देखी कि हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्योंकि रेंज जो कवर हो रही थी वो इंक्लाइन प्लेन पे कवर हो रही थी, इसलिए क्या किया था, आपका यहां पर जो इंक्लाइन प्लेन था हमने उसी को हॉरिजॉन्टल मान लिया था। उसको हॉरिजॉन्टल मानने से क्वेश्चन हमारा बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, जैसा कि आपने देखा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा टू द वर्टिकल। ध्यान दें, थीटा टू द वर्टिकल, राइट? अब इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, थीटा टू द वर्टिकल है, एट एन एंगल थीटा ऑन दिस पाथ इट मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद द वर्टिकल वॉल। तो इस बात को मैं आपको समझा दे रहा हूं कि जब भी वर्टिकल वॉल से कोलिजन होता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं आता है। जब भी वर्टिकल वॉल से कोलिजन होता है, चाहे वो मैक्सिमम हाइट से पहले हो चाहे वो मैक्सिमम हाइट से बाद हो, अगर कोलिजन इलास्टिक हुआ है तो E इज इक्वल टू 1 होगा, और इस तरह से प्रोजेक्टाइल का पाथ रिवर्स हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, हो सकता है आप में से 90% बच्चों को नहीं मालूम हो, लेकिन इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अलग अलग कलर से मैं पाथ बना देता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों नहीं चेंज होगा। देखिए, अगर ऐसा हुआ कि आपने बॉल को ऐसे फेंका और इसका पाथ ऐसे होने वाला था, तो यहां पर अगर ये टकरा गया, अगर यहां से ये x1 डिस्टेंस पे गिरने वाला था, तो टकरा के इसका पाथ ऐसे बदल जाएगा, और अब वो उस वॉल से अभी भी x1 डिस्टेंस पर ही गिरेगा। तो पाथ ऐसे जाके ऐसे सिर्फ रिवर्स हुआ है, रेंज में फर्क आया है, मैक्सिमम हाइट में कोई फर्क नहीं आया। ध्यान रखिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई फर्क नहीं आया। अगर प्रोजेक्टाइल का कोलिजन अपने पाथ के दौरान रास्ते में किसी वर्टिकल वॉल से होता है एंड दैट कोलिजन इज प्योर इलास्टिक, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल मैक्सिमम वर्टिकल हाइट में कोई चेंज नहीं होता है। यह अलग बात है, पहले मैक्सिमम हाइट यहां आने वाली थी, अब मैक्सिमम हाइट यहां आ गई है। हाइट वही रहेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट वही रहेगा, रेंज बस रिवर्स होने की वजह से चेंज अभी भी है उतनी ही, लेकिन चूंकि ये वापस डायरेक्शन में आ गई है तो रेंज कम हो गई है। अगर ऐसा होता, चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं।
आपके दिमाग में जो चल रहा है वो मैं बता देता हूं। अगर ऐसा होता कि आपने पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया होता ये u1 वेलोसिटी से, और पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे गिरने वाला था यहां, और सपोज वो x2 डिस्टेंस पे गिरने वाला था, तो हाइट पहले ही कवर कर चुका है। क्या होगा, ये जो पाथ है बस ये इधर रिवर्स होके ऐसे कवर हो जाएगा। ये जो जितना पाथ इसको इधर कवर करना था उतना ही पाथ इधर कवर करेगा। यहां से x2 डिस्टेंस पे गिरने वाला था तो अभी भी यहां से x2 डिस्टेंस पर ही गिरेगा। Time of flight will not change, maximum height will not change at all if the collision is with vertical wall and pure elastic. यानी कोलिजन के बाद जो पाथ जैसा कवर होने वाला था वो पाथ वैसे ही कवर होता है, बस उसकी डायरेक्शन यहां से रिवर्स हो जाती है। ये है कोलिजन का केस। मींस टाइम ऑफ फ्लाइट में देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। टाइम ऑफ फ्लाइट में देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। आई होप आप लोग ये सारी बात समझ पा रहे होंगे। इज इट क्लियर टू यू ऑल? इज इट क्लियर? जस्ट लेट मी नो। ग्रेट ग्रेट, सो नाइस ऑफ यू। चलिए हम इसको यहां से मिनिमाइज करते हैं। और अब आपने देख लिया कि थीटा वर्टिकल से था तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो होने वाला था t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा की जगह 2v कॉस थीटा, क्योंकि वर्टिकल से दिया है, डिवाइडेड बाई g ऐसा होता। और टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज नहीं होगा तो अभी भी 2v cos थीटा डिवाइडेड बाई g। So the correct answer would be Bombay. Is it clear? Correct answer would be Bombay. I hope इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। All things are clear and done. That's great. So nice of you all. आगे बढ़ते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी से है। कह रहा है अगर इस शो में दो प्रोजेक्टाइल दिख रहे हैं इस डायग्राम में साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे फेंके गए हैं मिनिमम डिस्टेंस, तो जब भी दो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं सो वी ऑलवेज अप्लाई रिलेटिव वेलोसिटी। द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, व्हाट्स द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी? द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इज यू हैव टू एज्यूम दैट सपोज वन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यू हैव टू एज्यूम इट, राइट, कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है एंड जिसको आपने रेस्ट में एज्यूम किया है यू हैव टू टेक द वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एंड रिवर्स इट एंड ट्रांसफर इट टू द सेकंड वन। जिस बॉडी को भी आपने एज्यूम किया है रेस्ट में उसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को दोनों को लेकर दूसरे को ट्रांसफर कर दिया जाए। जैसे अगर मैं यहां से देखूं इसका वर्टिकल कंपोनेंट, चलिए रेड कलर ले लेते हैं, यू विल गेट इजीली। अगर इसका ये वाला कंपोनेंट देखा जाए तो 20 sin 60, sin 60 होता है, ध्यान से देखिएगा, √3/2। बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसके हम कंपोनेंट कर रहे हैं, एक कंपोनेंट इधर करेंगे, एक कंपोनेंट इधर करेंगे, एक कंपोनेंट इधर। इसका जो इधर कंपोनेंट आएगा वो 20√3 cos 60, cos 60 की वैल्यू होगी 1/2 तो 20 का हो जाएगा 10, तो इधर का कंपोनेंट बचा 10√3। इधर का कंपोनेंट ध्यान से देखिए 20√3 sin 60, sin 60 हो गया √3/2 तो ये हो गया 10, इधर का कंपोनेंट हो गया 30। अभी यूनिट में नहीं लिख रहा हूं। अभी अगर इसका कलर चेंज करके देखता हूं, अगर हम इसका देखें कंपोनेंट इस 20 मीटर पर सेकेंड का, इसका इधर कंपोनेंट है 20 cos 30, तो 20 cos 30 होगा √3/2 तो ये बचेगा 10 और √3 का ये √3, ये इसका इधर कंपोनेंट आया। वर्टिकल कंपोनेंट अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा 20 sin 30, ये आ गया इधर 10। आई होप इसमें आपको कहीं कोई परेशानी नहीं दिख रही है, ये आ गया 10। अगर हम इसको रेस्ट में मान लेते हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। इसका ये वाला बॉल है, इसको हमने A माना,
ये वाली बॉल है, इसको मैंने b माना, दोनों को इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया था। रिलेटिव एक्सीलरेशन दोनों का 0 होगा क्योंकि g माइनस जी करेंगे 0। अब हम रिलेटिव वेलोसिटी देख रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी देखने के लिए 20 का इधर देखा 20 cos 30 होता है √3/2, तो 10 √3, और यहां sin 30 तो 1/2, इसका 10 आ गया। अब रिलेटिव वेलोसिटी देखना है। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी के लिए मैंने इसको रेस्ट में मान लिया, राइट। अगर इसको रेस्ट में मान लिया तो क्या होगा कि ये वाली जो वेलोसिटी है वो रिवर्स करके इसको दे दी जाएगी, ये वाली वेलोसिटी भी रिवर्स करके इसको दे दी जाएगी। बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी ए के पास, ये है ए के पास कितनी वेलोसिटी हो जाएगी टोटल? ए के पास एक तो अपनी वेलोसिटी है 10 √3, ये 10 √3 रिवर्स होके जाएगी, तो इस डायरेक्शन में 2 हो गई 10 √3, तो ये हो गई 20 √3 मीटर पर सेकेंड। ये बॉल ए की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। फिर हमने बॉल ए को, एक वर्टिकल वेलोसिटी 30 है, ये है 10, ध्यान दीजिए ये है 10, तो इसको रिवर्स किया, जब नीचे की तरफ इसको मिलेगा 10, तो 30 - 10 बचेगी वर्टिकल ऊपर की तरफ जो होगी 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब ए की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितनी आई, वो कितनी से हमें मतलब नहीं है क्योंकि आपसे पूछा गया है मिनिमम डिस्टेंस, तो हमें डायरेक्शन निकाल लेनी है। अगर हम उस वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ऐसे माने तो ये थीटा क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये हो गया 20 बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 20 बाय √3, 20 कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 का मतलब 30 डिग्री। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? मतलब ये कि B अपनी जगह पे रहेगा, और A वाला उसको इस डायरेक्शन में यानी 30 डिग्री पर जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब A इस तरह से ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। आई होप ये सारी बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब वो जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी ये मिनिमम डिस्टेंस होगी। कलर चेंज करके मैं दिखाता हूं और इसकी वैल्यू भी आपको बना के दिखाता हूं। ये डिस्टेंस होगी, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 90 डिग्री पर, जो यहां से ऐसे आएगी। अब वो होगी कितनी, अब आप देख लीजिए, एक ट्रायंगल बन गया है, देखिएगा ये परपेंडिकुलर है ना, ये 20 है, ये एंगल आपको 30 डिग्री दिख रहा है, हमें ये d डिस्टेंस निकालनी है, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 sin 30। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो 20 sin 30 1/2 होता है, ये 10 होगा, यानी इसकी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। आई होप आपको यह आंसर क्लियर हुआ, राइट? दैट्स ग्रेट। आई होप आपने अच्छी तरह से समझा। ये सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, या ये क्वेश्चन आप सारे के सारे सॉल्व करेंगे। अच्छे से सॉल्व करिएगा, इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अगली लेक्चर में, यानी कि अगर ज्यादा लंबा नहीं करें क्योंकि आपका कंसंट्रेशन इतनी देर तक ही बना रहेगा, तो अगले वाले लेक्चर में हम लोग फिर से इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में और भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको नई चीज सीखने को मिलेगी। यहां से आपको रिलेटिव वेलोसिटी सीखने को मिली है, तो इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके अपने आप से इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, एंड me am Shadab, now signing off. We'll meet you again in the next video. Till then, keep healthy and keep learning. Stay healthy, stay awesome. Till then, bye bye. All the best for your JEE exams.